नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी दो पल सुकून के भाग 49। प्रकाश मन ही मन सोचने लगा, समय के साथ साथ हमारे जीवन में कैसे कैसे परिवर्तन आ गए हैं जो 2-4 साल पहले तक नहीं था। साइंस की जमाना है, टेक्नोलॉजी के जमाना है। टेक्नोलॉजी ने लोगों के कामकाज को आसान बना दिया है। आजकल पहले जैसा कठिनाई नहीं रहा। जो काम 10 दिनों में पूरा करते थे वह अब 1 दिन में ही पूरी हो जाती है। तभी उसके मन में सुझाव आ जाती है कि क्यों ना मैं और भी कंपनी के साथ जुड़ जाऊं और ऑनलाइन उनके भी काम करते रहेंगे। प्रकाश मौका देखकर घर में बच्चे नाम से कंप्यूटर वगैरह सेट करवा लिए और ऑनलाइन कंसल्टेंसी और मार्केटिंग की काम शुरू करता है तथा उन पुराने कंपनी के साथ संपर्क साधते हुए उनके भी काम करने लगा। ऐसे में उन कंपनी के बिजनेस भी अच्छा चलने लगे जिसका मार्केटिंग का काम वह पहले करता था और उनसे प्रकाश के आमदनी में भी इजाफा होने लगी। प्रकाश अपना काम अंजलि को भी सिखाने की कोशिश करते रहा, मगर अंजलि है कि ज्यादा उत्साह नहीं दिखाती क्योंकि उसके मन में संतोष है कि उसका पति सारा कुछ कर रहे हैं। मगर प्रकाश को मालूम है कि कब किसकी जरूरत पड़ जाए कुछ कह नहीं सकते। बीते समय के साथ साथ अंजलि आए दिन मिले खबरों से घबराने लगी। समय के साथ साथ टीवी पर बहुत से खबरें देखकर अंजलि चौंक जाती है। बच्चे लोग अच्छे पढ़ाई करने के पश्चात कोई तो अपने आप में ही विदेश चले गए और वहीं पर सेटल हो गए। विदेश के अलग अलग देश के परमानेंट नागरिकता हासिल कर लिए और अपने माता पिता को अपने देश में अकेला छोड़कर चले गए और वहीं विदेश में बस गए। कभी टीवी पर खबर आती है कि बेटा बेटी तथा पूरे परिजन विदेश में रहते हैं और बूढ़े माता पिता अकेले अपने जीवनचर्या निभाने में खुद ही लगे रहते हैं। और एक रोज अचानक पति पत्नी दोनों ही अपने घर में मृत पाए गए। उसके 10 दिन बीत जाने के पश्चात विदेश से उनके परिजन आते हैं। विदेश से बेटा बेटी आती है और उनका अंतिम संस्कार करते हैं। कोई तो अपने विधवा माँ को अपने साथ लेकर गया और उनसे नौकरानी के भांति काम करवाते हैं। अधिकतर लोग अपने बुजुर्ग माता पिता को अकेला छोड़कर चले जाते और माता पिता बेसहारा रह जाते। इन सब खबरों ने अंदर ही अंदर अंजलि को परेशान करती रही। वह सोचती रही कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बच्चे भी हमारे साथ ऐसे ही करेंगे। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आती है तो कभी कभी वह अपने पति प्रकाश से भी इसका जिक्र करती है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रकाश कहता है, तुम तो बेकार में उन सब खबरों को अपने ही खबर बनाने लगे हो। अब पूरे दुनिया ग्लोबलाइज्ड के दौर से गुजर रही है। ऐसे में बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई करके चाहे अच्छी शिक्षा के खातिर हो या पैसा कमाने की खातिर हो विदेश में जा रहे हैं। यह तो बड़े ही स्वाभाविक बात है, मगर ऐसा सभी के साथ होगा ऐसा तो नहीं है ना। अगर सचमुच हमारे साथ भी ऐसा ही होती है तो भला हम लोग क्या कर सकते हैं। सभी अपनी अपनी किस्मत है। हमारे किस्मत में जो लिख रखा है उसे कोई भी मिटा नहीं सकता, वह तो होकर ही रहेगा। मगर ऐसा अभी से सोचकर हम लोग उनकी शिक्षा में अड़चन तो नहीं डाल सकते। मौका मिलने पर अंजलि इस विषय पर अपने माता पिता से भी चर्चा करने पर माँ रुक्मणी देवी समझाते हुए कहती है, बेटा समय के साथ साथ हमें हमारे जीवन तथा समाज में आ रहे परिवर्तन को स्वीकार करने होंगे। गतिशील जीवन के यही लक्ष्य होती है। उसके बाद सभी अपने अपने नसीब की बात है। किसके भाग्य में क्या रखा है किसी को भी नहीं मालूम है। मगर समय के साथ साथ जिसके जीवन में जो भी घटित होती है उसे स्वीकार किए बगैर कोई उपाय भी तो नहीं रहता। तुम्हारे ननद को ही देख लो, किसे मालूम था कि उसके जीवन में ऐसी भयानक दुर्गति होगी। देखते ही देखते समय निकलता चला गया। सुशांत हर बार पीएमटी की परीक्षा देता है और हर साल उसे अच्छा स्कोर भी मिल जाती है, मगर सरकारी कॉलेज मिलने से एक कदम पीछे रह जाता है। ऐसे में एक तरफ जहां उसके हौसला टूटने लागे वहीं प्रकाश और अंजलि ने उसके हौसला बढ़ाने को तरह तरह की जतन करते रहते ताकि सुशांत अपना धैर्य न खो बैठे और वह अपनी कामयाबी हासिल कर सके। इस तरह से एक एक करके 3 साल बीत गई लेकिन सुशांत को सरकारी कॉलेज नहीं मिला।
ऐसे में वह आक्षेप जताते हुए बार बार कहने लगा, पापा जी सरकारी कोटा पर तो मुझे सीट मिलने से रहा, हमें प्राइवेट कॉलेज में दाखिला लेने की प्रयास करने होंगे, नहीं तो मेरी आगे की साल और बर्बाद हो जाएंगे। मुझे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, अब तो केवल आप लोगों के भरोसे हैं। अगर आप लोग कहते हो तो मैं किसी और सब्जेक्ट की पढ़ाई कर लूं, या तो मुझे प्राइवेट सीट पर काउंसलिंग करवा दीजिए, या तो किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी में जहां ओपन एडमिशन हो जाती है, या तो विदेशों में कहीं पर भी मेरी एडमिशन करवा दीजिए, नहीं तो मैं अपना पढ़ाई यहाँ तक ही खत्म करता हूँ। मुझे आगे और पढ़ाई नहीं करनी है। मुझे इस तरह के कंपटीशन में और नहीं बैठना। ऐसी कंपटीशन में इतना परेशान होने पड़ते मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं इसके लिए कोशिश ही ना करता। सुशांत के साथ साथ उनके माता पिता भी बहुत परेशान हो गए हैं। अब यह दोनों भी सोचने लगे कि क्या करें। ऐसे में प्रकाश कहने लगा, प्राइवेट कॉलेज का मतलब है कि कम से कम 70 से 80 लाख रुपया की बंदोबस्त करने होंगे, मगर इतने पैसे हम लोग कहाँ से लाएंगे? यह तो सस्ते से सस्ते वाले हैं, वहाँ पर एडमिशन होंगे कह नहीं सकते। अगर हो भी गया तो कुछ डोनेशन मांगेंगे, फिर फीस की बैंक गारंटी मांगेंगे। हम लोग भला बैंक गारंटी वगैरह कहाँ से दे पाएंगे? इस लिहाज से विदेशों की कॉलेज ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बैंक गारंटी की जरूरत नहीं पड़ते और खर्च भी कम, मगर वहाँ पर भी समस्या कम नहीं है। विदेशों में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को अपने देश में वापस आकर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए MCI स्क्रीनिंग की परीक्षा देनी पड़ती है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है, और MCI स्क्रीनिंग क्लियर करने की दर बहुत अच्छी नहीं है। बच्चे लोग अगर अच्छे से पढ़ाई कर सके तो क्या नहीं कर सकते। यहाँ पर भी तो हर साल हजारों बच्चों को सरकारी कॉलेज में जगह मिल रही है। जो ठीक से पढ़ाई करते उसे जगह मिल ही जाती है, जो अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं करते उसे तो सर्वदा पीछे ही रहना होता है। ऐसे में विदेश में पढ़ाई करने पर भी कितना सफल होंगे कुछ कह नहीं सकते। अंजलि और प्रकाश सुशांत के विषय को लेकर चर्चा करते रहे। उनके मन में तरह तरह के विचार आने लगे और एक दूसरे को कहते हैं। ऐसे में अंजलि कहने लगी, देखो अब बच्चे जब यहाँ तक चलकर आ गए तब कुछ तो हमें करने होंगे। हमें पहले ही अपने बच्चों के क्षमता की आकलन कर लेनी चाहिए थी, उसे किसी और सब्जेक्ट में पढ़ाई करने की सुझाव देते ताकि इतनी परेशानी ना होती। हालांकि सुशांत बहुत इंटेलिजेंट है, फिर भी बात PMT की है। कंपटीशन इतना तगड़ा होती है, किसे मालूम था। अगर पहले पता करते तो आज ना तो उसे तकलीफ होती ना कि हमें अफसोस होता। 11वीं में साइंस बायोलॉजी लेकर तो गड़बड़ कर लिया है। अगर साइंस मैथ होती है तो किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में आसानी से चला जाता, जैसा कि मैक्सिमम बच्चे करते हैं। साइंस बायोलॉजी में या तो MBBS BDS या तो पैरामेडिकल में पढ़ाई करो, बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं बचते। प्रकाश चुपचाप बैठकर पत्नी अंजलि के बातें सुनता रहा, तभी क्रोधवश कहने लगा, देखो हम लोग उनके भविष्य के लिए सारा इंतजाम कर रहे हैं, ऐसे में उसे भी तो थोड़ा जोर लगाना चाहिए था, ना कि किसी दूसरे पर भरोसा करते हुए चलना चाहिए। अगर उसने ठीक से पढ़ाई करता तो अच्छी रैंक लेकर किसी भी सरकारी कॉलेज में दाखिला ले सकता था, मगर यह जनाब तो पढ़ाई करने की तकलीफ नहीं उठाते। अगर ठीक से पढ़ाई करते तो उसका भी नाम मेरिट लिस्ट में होती। अब तुम अपनी कमजोरी का ठीकरा दूसरे के ऊपर फोड़ना चाहते हो। उसे इतना तो समझ होना चाहिए था कि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई करवाने को इतने सारे पैसे हम लोग कहाँ से लाऊंगा, जबकि उसे अपना घर का और मेरी पोजीशन तथा सैलरी के बारे में सब कुछ पता है। अंजलि अपने पति को ताना देते हुए कहने लगी, तुम्हारे बात तो ठीक है, मगर अगर हम लोग कुछ नहीं किया तो बच्चे फिर यूं ही भटकते रहेंगे। हमें कुछ तो उपाय करने होंगे। कुछ वक्त बाद धीरे से शांत मिजाज में प्रकाश कहने लगा, यह विषय तो मैं भी सोच रहा हूँ कि यहाँ तक आने के बाद भला वह क्या करेगा। जैसा कि बहुत से बच्चे पैरामेडिकल में एडमिशन ले लेते हैं, हालांकि उसमें भी एकदम से खर्चा पानी कम नहीं है, मतलब कि हॉस्टल और खाना तो कंपलसरी है। उसमें भी लगभग 4 साल के बाद भी नौकरी पाना बहुत मुश्किल है,
और अगर MBBS की पढ़ाई के लिए एक बार तकलीफ उठा लिया तो कहीं भी बैठकर अपनी कमाई कर सकता है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट में, या तो खुद भी अपने से प्रैक्टिस कर सकते, मगर उसके लिए तकलीफ तो उठाने होंगे। और ऐसा भी तो नहीं है कि बिना तकलीफ के किसी को भी कुछ भी हासिल हो जाते। सुशांत के बातों को समझ लिया जाए तो वह हर बार यही कहता है कि थोड़ी सी के लिए चुप जाता है। कुछ देर तक चुप रहते हुए अंजलि कहने लगी, देखो अगर सुशांत खुद ऐसा चाहता है तो हम लोग और थोड़ा तकलीफ उठा लेंगे और हम लोग कर भी कर सकते हैं। उधार कर्ज करके इसे तो विदेश भेज देते हैं ताकि वहां से पढ़कर आए। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।